नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई की टीम एक्शन में है। बिहार पुलिस ने सबूत सौंप दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रिव्यू के लिए एक हाई लेवल कमेटी का आगाज भी किया। सीबीआई परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मुख्तलिफ आउटसोर्स कंपनीज के अधिकारियों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के रेडार पर एनटीए के एक्स सदर यानी कि प्रदीप कुमार जोशी के अलावा 10 अफसर भी शक के दायरे में आ गए हैं। 6 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू होगी और 8 जुलाई को सुनवाई। अब विद्यार्थियों की फिक्र ये है कि क्या काउंसलिंग करें या सीबीआई रिपोर्ट का इंतजार करें। बड़ी बहस शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। देश भर के छात्र दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पेपर लीक कांड में 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीबीआई ने मामले में जांच अपने हाथ में लेकर पूरे एक्शन में है। दूसरी ओर परीक्षा में कथित रूप से धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। केरल से कश्मीर तक बवाल मचा हुआ है। सीबीआई की टीम कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। गुजरात पहुंची टीम ने गोधरा पुलिस द्वारा दिए गए दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद स्थल निरीक्षण किया, फिर बड़ोदरा में भी पहुंची। नीट प्रश्न पेपर लीक मामले को लेकर पहली बार सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के घर पहुंची। इसी स्कूल के 18 नंबर कमरे में एक बच्ची ने एग्जाम लिखी थी। उसी का बुकलेट नंबर अध जले अवस्था में पटना पुलिस ने एग्जाम से एक दिन पहले बरामद किया था। वहीं बिहार की राजधानी पटना से सबसे ज्यादा आरोपी पाए गए। पटना में सीबीआई ने कोर्ट से 2 आरोपियों की रिमांड मांगी और उसे 3 दिनों का रिमांड भी मिल गया। सीबीआई अधिकारियों ने सीबीआई की विशेष न्यायालय में अर्जी डाली थी जिसमें कुछ आरोपियों को रिमांड पर लेने का फैसला किया था। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद 2 आरोपियों को रिमांड पर देने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत दोनों आरोपी चिंटू और मुकेश अब सीबीआई रिमांड पर होंगे। दूसरी तरफ देश में मामले को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आईसा के छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं जम्मू और केरल में भी इसी तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज की बड़ी बहस पर हमारे साथ शमूलियत करेंगे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट AK जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार सिंह, नीट शिक्षक, रस बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार, और ML शर्मा जी, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के। AK जैन जी, आपसे शुरुआत करूंगी। सील बंद होती हैं ये नीट पेपर्स, तो ये लीक होकर कैसे चली जाती हैं झारखंड से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र? इस पूरे नेक्सस में कौन कौन मुलविस है? इसमें किसी भी लेवल पे हो सकता है बेईमानी हुई हो। जहां पर पेपर प्रिंट हुए हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस है, या जो ट्रांसपोर्ट के दौरान ये गड़बड़ी की गई हो। यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसको ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे जाकर लॉक खोल के फोटोस्टेट लिए थे और फिर उसको लॉक को लगा दिया था, वैसे ही सील कर दिया था। चलिए 2 लाख रुपए दिए गए थे। कोई डॉक्टर करके है बिहार को, आने जाने के प्लेन के टिकट दिए गए थे। तो ये बड़ा एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक रैकेट है और इसके मुख्यतः इसके तार बिहार से जुड़ते हैं और यूपी में भी इसके बहुत से अपराधी हैं प्रयागराज और आसपास, जो कि इस कार्य में लिप्त हैं। और अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा कि कहां से इसमें ये लीक हुआ, कहां से ये पेपर आउट किया गया। जो पेपर सेटर थे वहां से गड़बड़ हुई, कहां से हुई पता चल जाएगा। सेंटर्स पे कितनी देर पहले पहुंचे थे, सेंटर्स पे तो नहीं खोल दिए गए ये इसमें जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो वहां पे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, कैंप सेंटर के इंचार्ज हैं, उनके लेवल पे तो कोई नहीं हुआ है। ये धीरे धीरे सब बात खुल जाएंगी और मैं समझता हूं इसमें आगे चलकर री एग्जामिनेशन ही इसका एक विकल्प है। उसके बगैर जो इसकी शुचिता है वो नहीं बनी रह सकती है।
सीबीआई एक नेशनल लेवल पे पूरी छापेमारी कर रही है, सारे उसने अपने रिसोर्सेज इसमें झोंक रखे हैं और एफआईआर लॉन्च हो रही हैं, जगह जगह तो ये सब प्रदेशों में कुछ जाके वो के सेंसस जैन की जी, ये चेकिंग सब कर कुछ रहे हैं। ये सब कुछ कितना इफेक्टिव है? क्योंकि प्रमोद कुमार सिंह जी स्टूडेंट्स री एग्जामिनेशन के खातिर एहतजाज तो कर रहे हैं, मगर मुसलसल 10 सालों से ये नीट पेपर लीक वाली मुसीबत चलती जा रही है। इतने चैलेंजेस को फेस करके तालिबान नीट इम्तिहान की तैयारी करते हैं और फिर ऐसे अफसोसनाक वाक़े पेश आते हैं। अब तालीम इंतज़ामिया से क्या उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स को? कैसे इस मुसीबत का हल होगा? क्या करना चाहिए सरकार को? सिर्फ डायरेक्टर को हटा देने से काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर को हटाने से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। किशोरावस्था बच्चों के मन किशोरावस्था में बच्चों का मन निर्मल होता है, निश्चल होता है, छल प्रपंच से बच्चे दूर होते हैं और इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चे पूरे मनोयोग से, पूरी क्षमता के साथ तैयारी में लगे रहते हैं और इस क्षमता में अगर कहीं भी कोई अड़चन आता है तो राष्ट्र के लिए बड़ा खेद की बात होती है। और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे लगता है कि ये पूरे के पूरे तंत्र इसमें इन्वॉल्व है और इसके सीबीआई इंक्वायरी जहां तक है, सीबीआई इंक्वायरी तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें तथ्य कहां तक पहुंच पाएगा और कब तक ये हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे विगत 4 वर्षों से लगातार मेहनत करते हैं और उसमें से केवल वर्तमान वर्ष के बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना तैयारी क्लास 8 से स्टार्ट कर देते हैं। आप ऐसे बच्चों को मनोदशा के बारे में आप सोचें जो क्लास 8 से तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th में आकर 4 साल तक लगातार दिन रात कड़ी मेहनत करके वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जब एग्जाम देकर आते हैं, पूरे तैयारी के साथ एग्जाम देकर आते हैं और उनको लगता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो सिलेक्शन नहीं होता, इस कारण से नहीं होता है कि उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं रही है, इस कारण से नहीं होता है कि पेपर के क्वेश्चन पेपर, जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वो लीक आउट हो गया, वो बाहर चला गया और बच्चों की तैयारी धरी की धरी रह गई। ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द एक्शन लेने का जरूरत है। और हम ये कहें कि बच्चों का सीबीआई इंक्वायरी करके, सीबीआई इंक्वायरी कितनी हुई लेकिन उसका क्या फाइनल रिजल्ट आया, वो सीबीआई इंक्वायरी की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले रस बिहारी जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हाई लेवल कमेटी बैठक के बाद भी सरकार की मिसमैनेजमेंट तो वाजिया है। कोर्ट का फैसला 8 तारीख को है और काउंसलिंग उससे पहले 6 तारीख को। अगर कोर्ट इम्तिहान को पूरी तरह से रद्द कर देती है तो काउंसलिंग तो बेमतलब हो जाएगी और तालिबाओं को इस असमंजस में रखा है। नेट यूजी, नेट पीजी एग्जाम्स डिले कर दिए, कई स्टूडेंट्स एज लिमिट पार हो जाने से एलिजिबिलिटी खो देंगे। क्या ऐसे सुलझाएगी सरकार बेरोजगारी की प्रॉब्लम? जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट क्या करेगा, इसके तो हम कोई टिप्पणी नहीं करते, पर इतना जरूर है कि जिस तरह से देश में डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की या जो भी प्रोफेशन में जाने की बात, जैसे हमारे अभी नीट एक कोचिंग प्रमोद कुमार सिंह बता रहे थे जी, कि बच्चे 8वीं से तैयारी कर सकते थे। हालत ये है कि बच्चे तैयारी करते हैं, क्लास में नहीं जाते, सिर्फ कोचिंग में जाते हैं, सिर्फ 8वीं की परीक्षा देने जाते हैं, 10वीं परीक्षा देने जाते हैं, 12वीं परीक्षा देने जाते हैं, रहते हैं वो कोचिंग में। तो सारा सवाल तो ये है कि जो हमारे देश की शिक्षा पद्धति जो बदली भी गई है, लेकिन अगर कोई कैरियर ओरिएंटेड है, कोई कैसे तय कर लेगा मुझे 8वीं क्लास के डॉक्टर बनना? ठीक है, अगर आपने तय कर लिया तो उस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो शिक्षा का जो पूरा तंत्र है वो एक अजीब तरीके का तंत्र, कि जो बच्चा 8वीं से, जैसे कह रहे हैं 8वीं से पढ़ाई करना चाह रहा है बच्चा डॉक्टर की, लेकिन वो कोचिंग में जा रहा है। अगर कोचिंग में जाने के बाद भी अगर उसका नंबर नहीं आता है मेडिकल में, फिर क्या करेगा? आगे वही करेगा। उसके लिए उसको डिग्री चाहिए, उसको 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर वो जो भी जाएगा वो करेगा। होना ये चाहिए कि सिस्टम को हमेशा बनाए कि इस तरह की चीजें ही ना आए। एक तरफ बच्चा है जिसके अच्छे नंबर आते हैं, वो बिना फीस दिए अच्छे कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बन जाता है,
एक बच्चा है जो 2 करोड़ दे के डॉक्टर बनता है। तो ये जो असमानता है कि यानी कि पैसा देकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो पैसा देके डॉक्टर बन रहा है वो कितना सफल डॉक्टर होगा। जी बात यह है कि पूरा सिस्टम बदलाव चाहता है। बिल्कुल। और जो अच्छे लोग हैं, चाहे उनकी आय कम हो, उनको मौका मिलना चाहिए। जी लेकिन हम क्या देख रहे हैं, पूरा सिस्टम तैयार हो गया है और इसमें कोचिंग वाले भी शामिल हैं, इसमें बहुत सारा एक बहुत बड़ा तंत्र जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो आम आदमी के बच्चों के लिए कोचिंग में जाना भी कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक भीड़ चाल है कि हमको कोचिंग में जाने के पास, हमको कोचिंग में जाकर ही पास होना है। बहुत सही मुद्दा उठाया आपने, बिल्कुल सही। और मैं इस बात पर भी आऊंगी कि जो बच्चे पैसे देकर एडमिशन्स करते हैं उन पर भी हम आएंगे। एमएल शर्मा जी, 2018 में भी सीबीआई जांच इसी नीट पेपर लीक के लिए, 2021 में भी, 2022 में भी जांच तो लगातार चल ही रही है, मगर अंजाम कुछ नहीं निकलता। इस बार भी आप देखिए, संजीव मुखिया को इस कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पटना में हॉस्टल रेंट पे लिया, 25 स्टूडेंट्स को पेपर लीक किया, एक स्टूडेंट से 25 लाख रुपए लिए, मगर सबके बाद भी पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पे स्टे लगाया। तो ऐसे बात आगे कैसे बढ़ेगी? आप लोग रिपोर्ट देते जाएंगे और कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाती जाएगी। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। हमारी व्यवस्था लचर हो चुकी है। पुलिस तो प्रेशर में काम करेगी, सीबीआई भी प्रेशर में काम करेगी, क्योंकि जन आक्रोश चरम सीमा पर है, तो गिरफ्तारी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब ट्रायल में जाएगा तो 20 साल लग जाते हैं, तो इस प्रक्रिया का कहीं अंत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुराने, उन्होंने कहा कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, बस इतना ही है। हमारे सिस्टम में व्यवस्था नहीं है कि 3 महीने में, 6 महीने में केस का फैसला हो जाए कि भाई सजा देनी है या एक्विट करना है। ये भारत का दुर्भाग्य है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी, इसका कोई समाधान नहीं है। इन चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है, वो ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी की जाए कि दोबारा पेपर लीक ना हो। ये डिबेट पहले भी हुई थी। मैं तो इस विचार का हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें 25 लाख 30 लाख लोग बैठते हैं, सिर्फ एक ही परीक्षा होती है, उसी पे ही इतने लोगों का भाग्य निर्भर करता है। ये सही व्यवस्था नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कॉलेजेस के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो अलग एग्जामिनेशन करे, और जो स्टेट्स हैं जैसे पहला करते थे, उनको अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए अलग परीक्षा आयोजित करना चाहिए। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि भारत में जो शैक्षिक स्तर हैं वो सब जगह एक जैसे नहीं हैं, इसलिए रीजनल वेरिएशन इन परीक्षाओं में लाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो ये कि शिक्षा को मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम को 2 भागों में बांट दिया जाए, और दूसरा, जब ये छोटा काम हो जाएगा तो फिर अगर सरकार, और सारा काम आपने सिर्फ शैक्षणिक अधिकारियों को दिया हुआ है, चाहे वो डीन हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, फ्रैंकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मैं दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ेगा, इतने दक्ष नहीं होते हैं। तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का भी दखल होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स का भी होना चाहिए। ज़रूरत पड़ती है तो आर्मी अफसर भी लगा दीजिए, बुरा क्या है, क्योंकि ये कोई इसमें विद्वता की तो बात है नहीं, ये तो मैनेजमेंट की बात है कि आपने परीक्षा को मैनेज कैसे करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे इस दुविधा को कुछ हद तक रोका जा सकता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा ये भी कहना है कि परीक्षा की शुचिता, जैसे जैन साहब ने कहा, समाप्त हो चुकी है। इस परीक्षा में कोई अब दम नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, नई परीक्षा होनी चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार को अपने स्तर पर, अब मजबूरी केंद्र सरकार की ये है कि वो सोचेंगे कि परीक्षा हमने अगर कैंसिल कर दी तो लोग ये सोचेंगे कि हम अक्षम हैं। ईमानदारी से फैसला होना चाहिए, और इस परीक्षा में कुछ बचा नहीं है। जी, बहुत अफसोस की बात है जो आप कह रहे हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि स्टूडेंट्स जब ये सुनेंगे आपके मुंह से तो क्या सोचेंगे कि मतलब कोई उम्मीद ही नहीं बची अब तो। रस बिहारी जी,
संजीव मुखिया, कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये स्कैम चलाता आ रहा है, जैसे कर्नाटका। तो बीजेपी को पेपर लीक गवर्नमेंट करार देने वाली कांग्रेस पार्टी शायद भूल गई कि 2008 से 2012 के बीच हुए व्यापम स्कैम में सैकड़ों डॉक्टर्स की एमबीबीएस डिग्रीज कैंसिल हुई थी, क्योंकि उन्होंने नाजायज तरीके से एडमिशन्स ली थी। और भी स्कैम्स गिनवाती, मगर वक्त का तकाजा है। तो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का ये झूठा दिखावा जो सियासी पार्टीज कर रही हैं, ये तो जाहिर बात है झूठा दिखावा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तो किसी भी सरकार के अंडर महफूज नहीं दिख रहा है। देखिए, पेपर लीक पहले भी होते हैं जी, लेकिन जब हमारे पास में संचार के साधन नहीं थे तो बहुत ही सीमित जगह पर ही लीक होती और उसमें लोग पकड़े भी जाते थे, कार्रवाई भी होती थी। अब सरकार सख्त हुई है, उसका असर देखना पड़ेगा कितना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग इस धंधे में है वो बहुत पावरफुल है, उनकी पहुंच हर जगह तक होती है और इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी का मतलब नहीं। उनको अपना धंधा चलाना होता है, हर जगह लोग बैठे होते हैं कि हमको पैसा देना, अपना काम कराना। लेकिन बात यह है कि मगर सियासी सपोर्ट के बगैर तो ये पॉसिबल है ही नहीं ना सर। नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ कि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, हर जगह इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, इसमें हर जगह लोग मदद करने वाले लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हर जगह लोग मदद करने वाले हैं। ऐसा क्या नहीं बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हुआ है, या ऐसा ही है कि कांग्रेस शासित पर हर जगह सिस्टम चल रहा है। बात यह है कि इस सिस्टम को कैसे रोका जाए। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम इस देश में डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते? अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहा है, 11 बजे उसका एग्जाम होना है, तो उसके पास में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो और वहीं वो लॉग इन करे, वहीं उसको पैसा मिले। लीक कहाँ होगा? ये जो लीक का सिस्टम है वो तो बना रखा, इसको बदलने की जरूरत है। आज अगर हम देश में, भारत सबसे ज्यादा अगर डिजिटल लेन देन में सबसे ज्यादा आगे है, तो हम डिजिटल भी तो एग्जाम ले सकते हैं। उसमें हर एक के पास कोड होना चाहिए, वो अपना कोड डालेगा लैपटॉप पे, उसका लैपटॉप खुलेगा, उसको पेपर मिलेगा, तब करेगा जी। और ये ऐसा तो है नहीं कि इसमें भी तो भारत हर चीज में डिजिटलाइज हो रहा है, कर सकता है। जी जी बिल्कुल, एकदम सही दुरुस्त फरमाया आपने, जब तक एकदम दुरुस्त फरमाया आपने कि डिजिटलाइजेशन की बहुत जरूरत है होती रहेगी, तब तक विद्यार्थियों का इसी तरह सत्यानाश होता रहेगा। जी जी। और बेहतर ये है जी कि हम ऐसा एक सिस्टम बनाएं, लीक प्रूफ सिस्टम बनाएं। लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जरूरत है। प्रमोद जी, आपने दोनों को सुना, अभी तक हम एग्जामिनेशन के मामले में डिजिटलाइज नहीं हुए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि इलेक्शन वोटिंग, एग्जामिनेशन, इसमें हम अभी तक डिजिटल नहीं बन पाए और इससे स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान होता जा रहा है। और अभी आपने सुना कि पूर्व सीबीआई ने क्या कहा कि ये तो जांच चलती रहेगी मगर इससे कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला। तो ये सब सुन के स्टूडेंट्स तो अपनी उम्मीद ही खो बैठेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिजिटल की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। और जितने भी आईआईटीज के एग्जाम होते हैं, जेईई एग्जाम होता है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट ही होता है, ऑनलाइन इनका एग्जामिनेशन होता है। तो डिजिटल की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और डिजिटल में बहुत हद तक बहुत सारे एग्जाम डिजिटल ही हो रहे हैं। एक के नीट का एक पेपर है जो कि ऑन पेपर होता है, नहीं तो मैक्सिमम एग्जाम अब डिजिटल हो रहे हैं। आपको एक मैं डाटा शेयर करना चाहता हूं कि इस एग्जाम को क्यों कैंसिल कर देना चाहिए। अगर मैं एक डाटा यूपीएससी का मेरे पास है कि जो 2023 में यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन, जो आपको मेरिट लिस्ट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो 953 मार्क्स में हुआ आउट ऑफ 225 मार्क्स में। 2023 में 953 नंबर पर सिलेक्शन हुआ, 2225 नंबर पर, और ये आपको 47% मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। वहीं 2022 में यूपीएससी में 960 नंबर पर सिलेक्शन होता है, जो कि 47% मार्क्स है टोटल मार्क्स का। 225 नंबर का टोटल मार्क्स होता है, इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूडेड होता है।
इंटरव्यू में इंक्लूडेड होता है 275 नंबर का होता है। फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि 2021 में 953 नंबर पर हो रहा। अब देखिए ये थोड़ा सा कैसे हमारे पास यूपीएससी का फेयर एग्जाम होता है, यही सरकार कंडक्ट करती है और यूपीएससी का एग्जाम प्रॉपर तरीके से हो जाता है और मार्क्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाता है। एक बार हम देख रहे हैं कि 2023 में 47.7% मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन होता है, 2022 में 47.4% पर होता है, 2021 में 47.6% मार्क्स पर सिलेक्शन होता है और 2019 में 961 नंबर पर सिलेक्शन होता है। दैट इज ये भी आपको काफी 47% के आसपास मार्क्स में हो रहा है। जब हम नीट का पेपर को देखते हैं, नीट के सिलेक्शंस का क्राइटेरिया देखते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि 2023 में ये मिनिमम मार्क्स 84% पर सिलेक्शन हो रहा है, 22 में आपको 81% पर सिलेक्शन होता है। तो आप जिन डिस्क्रिपेंसीज की बात कर रहे हैं उनको हमें जल्द से जल्द एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ ज़रूरत है कि हम जितना हो सके डिजिटलाइज हो जाएं और जैसे आप कह रहे हैं कि शायद नीट के एक ऑल्टरनेटिव एग्जाम, कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और नीट के अलावा भी कोई चॉइस होना चाहिए स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट एग्ज़ाम की गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी गई। इससे पहले भी साल 2018, साल 2021 और 2022 में नीट एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ियों की जांच मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की और तफ्तीश भी की। वो सारी जांच अभी तक चल रही है। इस बार किसी मजबूत अंजाम की उम्मीद लिए भारत के स्टूडेंट्स दिन गिन रहे हैं, मगर कानूनी कमजोरियों की वजह से हर बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहे, ऐसा नहीं चलेगा।